हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, जो रिस्पायरेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ग्लाइकोलिसिस में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ग्लूकोज का विघटन होता है और कैसे ग्लूकोज के विघटन से पायरुविक एसिड बनता है और फिर उस पायरुविक एसिड से एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वहां पर क्रेब्स साइकिल चलती है। तो सबसे पहले देखिए कि ग्लाइकोलिसिस या इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे तीन साइंटिस्ट रिलेटेड हैं ग्लाइकोलिसिस से, तो उन्हीं के नाम पे ये नाम दिया गया है ईएमपी पाथवे। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस किस प्रकार का लैंग्वेज है। तो द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज वर्जिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्लाइकोलिसिस एक प्रकार का क्या है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर, ग्लाइकास का मतलब क्या है, शुगर, एंड लाइसिस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग, यानी कि शुगर स्प्लिटिंग की प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो विखंडित होता है पायरुविक एसिड में। तो एक ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने किया है? तो ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय गुस्टोव एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पारनास। तो तीन साइंटिस्ट रिलेटेड हैं, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पारनास। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। ई का मतलब एम्बेडेन, एम का मतलब मेयरहॉफ और पी का मतलब पारनास। तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है ईएमपी पाथवे। इसके अलावा आप देखिए इधर जो रिस्पायरेशन होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप से रिस्पायर करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है उसमें? तो इधर देखिए C6H12O6 से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है वो चाहे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में हो रहा हो, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनाएरोबिक रिस्पायर करते हैं या एरोबिक रिस्पायर करते हैं, दोनों में जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो प्रक्रिया क्या होती है, सेम होती है। तो अगर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ग्लाइकोलिसिस O2 पर निर्भर नहीं है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा वायबीए अवायबीय श्वसन के लिए कॉमन स्टेप, वायबीए अवायबीय श्वसन के लिए ग्लाइकोलिसिस क्या है, कॉमन स्टेप है। दोनों में क्या होता है, समान रूप से प्रक्रिया होती है। अब देखिए अंतर यहां पर आता है, जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं, जिसमें कार्बन कितना होता है, 3 कार्बन का होता है। मतलब एक पायरुविक एसिड के अंदर कार्बन की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, O2 प्रेजेंट, अगर O2 प्रेजेंट है तो क्या होगा, पायरुविक एसिड से CO2 बाहर निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कोएंजाइम ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम A, और कार्बन इसमें कितना होगा, 2 कार्बन होगा। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके मैट्रिक्स में एक साइकिल चलेगी जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल के बारे में हंस क्रेब ने बताया था। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। और पूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या बनता है, CO2 H2O और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, अगर O2 एब्सेंट है तो क्या होगा, अवायवीय श्वसन होगा और इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। और क्या बनेगा, C2H5OH या इसके अलावा लैक्टिक एसिड बन सकता है, प्लस CO2 प्लस 2 ATP। तो यहां पर एनर्जी का जो गेन है वो बहुत कम है। अब ग्लाइकोलिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। जैसे देखिए ग्लाइकोलिसिस चक्र साइटोप्लाज्म में चलता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। दूसरी चीज,
नॉट डिपेंड O2, ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके बाद में सभी चरणों में एंजाइम प्रयुक्त एक को छोड़कर, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के सभी स्टेप में एंजाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन एक स्टेप ऐसा है जिसमें एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो भी आगे आपको बताया जाएगा। इसके बाद में सभी चरण रिवर्सिबल होते हैं, ग्लाइकोलिसिस के सभी चरण रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। टोटल कितने चरण होते हैं? 10 चरण होते हैं। एटीपी का कुल लाभ कितना होता है? 2 एटीपी, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का जो शुद्ध लाभ है, प्योर गेन है, वो कितना है? 2 एटीपी है। एटीपी का कुल लाभ कितना होता है? 8 एटीपी और 2 एनएडीपीएच प्लस एच प्लस का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी बनते हैं। बाकी 6 कहां से आता है? तो एनएडीपीएच प्लस एच प्लस जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और एटीएस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, तो एक एनएडीपीएस से 3 एटीपी बनते हैं, तो 2 है, तो कितना बनाएगा? 6, 6 2 8। इसके अलावा रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, तो इसलिए कहा गया है कैटाबोलिक। एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस से ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसीलिए इसको कहा गया है एक्जोथर्मिक्स। और एक्जोथर्मिक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं अलग अलग स्टेप को, ग्लाइकोलिसिस के अलग अलग स्टेप को। तो इसमें देखिए ग्लाइकोलिसिस के अलग अलग स्टेप हैं, 10 स्टेप हैं। कुछ इधर बनाए गए हैं और कुछ इधर बनाए गए हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि इस प्रोसेस में होता क्या है वास्तव में। तो पहली प्रक्रिया देखिए, ये क्या है? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या होगा? स्प्लिट होगा, टूटेगा, तो इसके अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग स्टेज के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखिए ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब ये प्रक्रिया किसके उपस्थिति में होती है? एंजाइम की उपस्थिति में होती है। कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में और एटीपी का यूज करके, एटीपी से क्या होगा? एडीपी बनेगा और एक फास्फेट रिलीज होगा, वो फास्फेट ग्लूकोज से जुड़ेगा और ग्लूकोज के छठे कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में और फास्फेट का यूज करके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज 6 फास्फेट। 6 फास्फेट का मतलब क्या है कि ग्लूकोज के छठे कार्बन से क्या जुड़ गया है? फास्फेट जुड़ गया है, तो यहां पर एक एटीपी क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट को हम रॉबिन्सन एस्टर भी कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या होता है? आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट, यानी यहाँ पर जो है आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया होती है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है। इसको न्यूबर्ग एस्टर भी कहते हैं, इसे न्यूबर्ग एस्टर कहा जाता है। अगला स्टेप है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। तो ये कैसे बनता है? तो यहाँ पर देखिए एटीपी से एडीपी बनेगा, तो एक फास्फेट रिलीज होगा और जो फास्फेट रिलीज होगा वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के पहले कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, क्योंकि छठे कार्बन पहले से फास्फेट था, तो पहले कार्बन से जुड़ जाएगा फास्फेट, तो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। किसकी उपस्थिति में? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम प्लस एमजी प्लस फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एमजी प्लस की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद में क्या होगा? क्लीवेज की प्रक्रिया होगी, विदलन की प्रक्रिया होगी, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट जो है वो 2 भाग में टूट जाएगा। किसकी उपस्थिति में? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा?
3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, कार्बन कितना है 3, इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। इसके अलावा एक और बनेगा कंपोनेंट DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डी का मतलब डाई, एस का मतलब हाइड्रोक्सी, ए का मतलब एसीटोन, पी का मतलब फास्फेट। तो ये भी कितने कार्बन कंपाउंड है 3 कार्बन कंपाउंड है। किसकी उपस्थिति में होगा ये, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। अब इसके बाद में क्या होता है, फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल, 2H3PO4, ये क्या है फास्फोरिक एसिड है। तो 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के हैं तो 2 मॉलिक्यूल H3PO4 ऐड हो जाएगा। और एक चीज आपको बताया गया था कि नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है एक, तो यही प्रोसेस वो है नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस, यानी कि इस स्टेप में किसी प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब इसमें 2H3PO4 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, अब ये जो फास्फेट ऐड होगा तो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के पहले कार्बन से फास्फेट जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, इधर लिखा गया है ये, मतलब इसका मतलब ये है कि 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेंगे। क्यों, क्योंकि पहले कार्बन से क्या जुड़ेगा, फास्फेट जुड़ जाएगा तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेंगे। इसके बाद में क्या होगा, ट्राइओज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्राइओज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा और 2NADP से 2NADP से क्या बनेगा 2NADPH प्लस H प्लस। और इसके अलावा जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। 2NADP से क्या बन गया 2NADPH प्लस H प्लस। इसके बाद क्या होता है फास्फोग्लिसरो ट्रांसफो, फास्फोग्लिसरो ट्रांसफोस्फोरिलेज, ट्रांसफोस्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। और 2ADP से क्या बनेगा 2ATP। तो यहां पर पहली बार क्या बन रहा है ATP बन रहा है। इसके पहले क्या था कि ATP खर्च हो रहा था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब यहाँ पहली बार क्या हो रहा है 2ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। 2ADP से क्या बनेगा 2ATP, तो मतलब यहाँ पर जो पहले 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पहले कार्बन पर जो फास्फेट है वो बाहर निकलेगा और 2ADP के साथ मिलकर क्या बनाएगा 2ATP। तो यहां से ये 1 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद में फास्फोग्लिसरिक म्यूटेज, फास्फोग्लिसरिक म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर आइसोमराइजेशन हो जाएगा, आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी और क्या हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या होगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा। इसके बाद में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे, यानी जल का अणु बाहर निकलेगा। और एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड, 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड। इन सभी के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इन सभी के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसका भी कितना मॉलिक्यूल बनेगा 2 मॉलिक्यूल। तो सभी के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड। इसके बाद में क्या होगा यहां पर 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड से फास्फेट निकलेगा तो 2NADP और फास्फेट जो निकलेगा वो ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा 2ATP। तो दूसरी बार 10th स्टेप में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है एंजाइम की उपस्थिति में। पायरुविक एसिड पायरुवेट काइनेज, पायरुविक एसिड पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में
क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा, पायरुविक एसिड। तो ये टोटल जो है 10 स्टेप में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और यहां पर देख सकते हैं आप कि एक एटीपी इधर खर्च हो गया, एक यहाँ पे खर्च हो गया, और कितने एटीपी बने, 2 यहां बना, 2 यहां बना, तो 4 एटीपी का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन 2 एटीपी जो है वो स्टोर करके रख लिया जाता है अगले ग्लाइकोलिसिस के लिए। तो बचा कितना, केवल 2 एटीपी बचता है। तो कुल गेन जो होता है एटीपी का, यानी कि कुल एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है वो 4 होता है, लेकिन 2 स्टोर कर लिया जाता है। तो टोटल कितना बचता है, 2 बचता है। इसके अलावा 2NADPH प्लस H प्लस बने हैं, कोएंजाइम बना है 2NADPH प्लस H प्लस। तो ये जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो 6 एटीपी बनाएंगे। तो 6 एटीपी ये बनाएगा, 2 एटीपी